हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपका एग्जाम जो है वो आने वाला है, तो आज की वीडियो 10th और 12th दोनों के लिए है, चाहे वो सीबीएसई से रिलेटेड हो चाहे एचबीएसई बोर्ड से हो। जो हिंदी में आप लोगों के मार्क्स किस तरह से अच्छे बन सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को करनी ही करनी है, छोड़ के नहीं आनी है। अगर नहीं भी आती है तो आप इजिली कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें जो है बहुत ही क्लियरली सिखाऊंगी, ठीक है। लाइव एक बुक से ही मैं आप लोगों को, ग्रामर की जो बुक है वहीं से आप लोगों को सारी चीज़ें मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप लोगों को वो एज इट इज़ याद करना है, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और बस उसको पढ़ते जाना है, दिमाग में रखते जाना है जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एचबीएससी सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोगों को बेटा बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ये आप लोगों को फ्री के मार्क्स दिलाएंगे, जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भी बताने वाली हूँ। और ये डेफिनेटली 80-90% आप लोगों के एग्जाम में आते ही आते हैं। 90% नहीं, 100% ही आप लोगों के एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप सब लोगों के लिए। तो वीडियो बस ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बुक से करवाने वाली हूँ, तो मैं डायरेक्ट बुक पर लेकर जा रही हूँ आप लोगों को, ओके। और ये वो क्वेश्चंस हैं जिनसे आपके 50 से अबव मार्क्स जो हैं इन्हीं क्वेश्चन से बन जाएंगे, अगर ये आप इजिली समझ लेते हैं तो, ठीक है। ये आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे टॉपिक्स, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और लेके चलती हूँ मैं आपको बुक के पेज पर, ओके। अब देखिए, फर्स्ट जो है ये मैं आपको बुक के पेज पर लेकर आ गई हूँ ताकि आपको इजीली सारी चीज़ें करवा पाऊँ, ठीक है ना। तो देखिए, ये समास का टॉपिक है और ये आता ही आता है, तो सिर्फ मोटा मोटा सा हम पढ़ेंगे कि क्या होता है समास और आपको इनके भेद जो है वो कैसे याद रखने हैं। सबसे पहले समास की डिफाइन होगी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं, ओके। और समास विग्रह किसे कहते हैं, जब दो चीज़ जो है वो दो शब्द अलग हो जाते हैं तो वो समास विग्रह हो जाता है। जैसे माता पिता, माता पिता क्या है, एक समस्त पद है, ठीक है। और माता और पिता क्या है, समस्त पद का विग्रह है। विग्रह मतलब कोई चीज़ अलग हो जाना, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आगे, नेक्स्ट अगर मैं चलूँ तो संधि और समास में अंतर है ये, ठीक है। समास के भेद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समास के भेद कितने होते हैं देखिए, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और अव्ययी समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। आपको इनमें सिर्फ ये नहीं है कि रट्टा मारना है, आपको याद रखना है कि कौन सा समास कैसे याद रखोगे और अगर टाइप आएगा तो कैसे करना है। सबसे पहले देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद संज्ञा और प्रधान पद होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आपको डिफाइन रटने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल्स पे लेकर चलती हूँ मैं। देखिए, तत्पुरुष समास जैसे यश को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, मरण को प्राप्त, मतलब कि बीच में ना को, से, ये वाले के लिए, ये वाले शब्द देखिए ये सारे जो है तत्पुरुष समास से हैं। देखिए से आ रहा है, बीच में के लिए आ रहा है, और मन से माना, मन माना, मन से माना, जिसमें से, के लिए, जो भी एक एक वर्ड जो है बीच में अगर बीच में घुसता है, ऐड होता है, तो वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सारे तत्पुरुष हो गए, ठीक है। उसके बाद कर्मधारय। कर्मधारय इंपॉर्टेंट है, क्यों, कर्मधारय समास कौन सा होता है, जिसके अंदर हम किसी इंसान की तारीफ कर रहे होते हैं या किसी के बारे में कुछ बता रहे होते हैं तो वो कर्मधारय है। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तत्पुरुष समास जिसके अंदर बीच में जो, के लिए, मतलब कि के लिए आता है, को आता है, से आता है, वो सारे तत्पुरुष समास। कर्मधारय जिसमें कर्म पर ज़्यादा जोर होता है, जैसे महाराज, महान है जो राजा, महात्मा, महान है जो आत्मा, तो जो वाले जो हैं जब किसी और के लिए हम कुछ बता रहे होते हैं तो वो कर्मधारय है, ओके। और विग्रह करना है तो देखिए कमल नयन, कमल के समान नयन, ऐसे ये विग्रह होता है। आपको सिर्फ टाइप्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है द्विगु समास, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी। द्विगु के अंदर क्या होता है, जब मतलब कि न्यूमेरिकल कोई चीज़ आ जाती है, चतुर्भुज, चार भुज, त्रिफला मतलब तीन, नवरत्न मतलब 9, शताब्दी मतलब 100, त्रिलोक में 3 आ रहा है, तो जब ये नंबर वाला सिस्टम आ जाता है तो वो द्विगु समास बन जाता है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लेना। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास जो है उसके अंदर दव, दव मतलब दो पद होंगे, वो दोनों के दो प्रधान होंगे, जैसे ऊंचा नीचा, ऊंच और नीच, ऐसे अन जल, दोनों का मीनिंग है, ठीक है। खाली ऊंचा का कोई मीनिंग नहीं बनता, ऊंचा नीचा दोनों का मीनिंग बनेगा, ओके। और ये क्या है, द्विगु समास। द्विगु के अंदर नंबर आएगा और यहाँ पर जो द्वंद्व समास है यहाँ पर दोनों का जो है दोनों जो है पद प्रधान होंगे। दव का मतलब दो होता है, तो इससे याद रखना है। कर्मधारय में क्या था, कर्मधारय के अंदर नील आकाश, नीला है जो आकाश, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, किसी और के लिए बोल रहे थे जब हम, तो वो कर्मधारय, ओके। अव्ययी भाव समास के अंदर सिर्फ आगे स्टार्टिंग में एक शब्द जुड़ जाता है जिससे उसका पूरा मीनिंग चेंज होता है, जैसे आजन्म, जन्म का मतलब तो जन्म होना, आजन्म मतलब पूरा जन्म, ठीक है। अनजाने मतलब बिना जाने, प्रतिदिन, घड़ी घड़ी, भरसक, यथाशक्ति, आगे आगे कोई शब्द जो है जब ऐड होता है, जब भी आपको ऐसा लगे इस शब्द में आगे का शब्द ऐड होकर कुछ नया बन रहा है वर्ड, तो वो जो है अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। तो आई होप पता लग गया होगा। फिर लास्ट में बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर हो जाता है जब हम किसी तीसरे इंसान के बारे में बोल रहे हो, जैसे दशानन,
10 हैं आनंद जिसके, रावण के बारे में बोल रहा है ना, गजानन गज के समान आनंद जो गणेश जी हैं। बहुव्रीहि का मतलब होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता, हम इसमें तीसरे पद के लिए बात कर रहे होते हैं, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है बेटा, तो इनको वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देख लोगे ना, आपको समास का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके पेपर में ऐसे ही आता है, दशानन आ जाएगा, ये कौन सा समास है ये बताना है। ठीक है, और ऊंचा नीचा आ जाएगा, इसमें दोनों पद प्रधान हैं तो ये द्वंद्व समास है। अगर नंबर वाला आ जाएगा तो वो द्विगु समास है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा टॉपिक है, अलंकार पर। अब देखिए ये जो है अलंकार है, ठीक है ना, और अलंकार के अंदर देखिए क्या बोल रहे हैं कि कौन कौन से अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। आपको सिर्फ मीनिंग याद करने हैं, मतलब कि कौन कौन से मेन जो टाइप हैं वो। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये अलंकार याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं, जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। देखिए सबसे सिंपल, ये बहुत बार आता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, जिसमें च च च, देखिए सेम वर्ड रिपीट हो रहा है ना, च च च च, सेम स्वर रिपीट हो रहा है या सेम व्यंजन रिपीट हो रहा है, तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद में यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द की अधिक बार उत्पत्ति हो, जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा देखो आ रहा है ना, बादल बादल आ रहे हैं, जब सेम शब्द बार बार आए तो वो यमक अलंकार, और जब सेम स्वर या व्यंजन बार बार आए तो वो अनुप्रास अलंकार। ओके, उसके बाद आ जाता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के मतलब होता है कि जिस चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द से अधिक शब्द अर्थ चिपके हुए हो। श्लेष का मतलब चिपका हुआ होता है, तो आप इसी से याद रख सकते हैं। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, मतलब इसका मतलब ये है कि इन्होंने छोटी सी लाइन से बहुत बड़ी बात बोल दी है। ठीक है, तो ये श्लेष अलंकार के अंदर आ जाता है। उसके बाद में आगे उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के अंदर क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी की तुलना अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे जहाँ सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पर उपमा कर रहे हैं हम, उपमा मतलब किसी की तुलना कर रहे हैं किसी से, है ना, तो वो उपमा अलंकार होता है। ओके, इसके बाद रूपक अलंकार, जहाँ रूप या गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान को एक दिया जाए, वह रूपक अलंकार होता है। मतलब मैया में तो चंद्र खिलौनों ले हूं, यहाँ चंद्रमा में खिलौनों का आरोप है। इस तरह से आपको सारा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, मेन वही थे। श्लेष अलंकार, जब एक ही सेम लाइन में जो है ज़्यादा बार बोल दिया गया हो कि हाँ ये चीज़ जो है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपी हुई हैं। और उसके बाद में यमक अलंकार, जब सेम वर्ड रिपीट हो रहा हो, और यहाँ पर आ जाता है अनुप्रास अलंकार, जब सेम वोवल या कॉन्सोनेंट स्वर व्यंजन कोई रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और जो कि है लेटर्स, अब उस पर चलते हैं। वो आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है बस कि कैसे आपको लेटर लिख के लेके आनी है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए बेटा, ये जो है अपठित गद्यांश जो आपको फ्री के मार्क्स दिलाएंगे। कैसा होगा आप लोगों को पता ही है, पूरा एक पैराग्राफ दिया होगा और नीचे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जो है इन्हीं में से चूज़ करके लिखने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इन्हीं में से चूज़ करके आपको आंसर्स करने हैं। और छोटा सा आप ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं कि जो आपको मिलती जुलती लाइन लिखे आप वही लिख दीजिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो। ठीक है ना, एग्जामिनर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो देखते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, अच्छे से लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसके बाद अगर आगे चलते हैं हम, ये देखिए एक ये चीज़ बहुत आती है, देखिए काव्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी है। ठीक है, और ये ऐसे भी आ सकता है कि इस काव्यांश का सरलार्थ लिखिए, तो आपको इसी को अपनी सिंपल भाषा में सरलार्थ में लिखना है। ठीक है, तो वही मतलब हो जाता है, वो भी फ्री के मार्क्स दिलाते हैं आपको। ठीक है ना, तो आई होप ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, पत्र लेखन आ जाता है। पत्र लेखन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, औपचारिक पत्र होता है एक, अनौपचारिक। औपचारिक में क्या होता है कि आप अपने प्रिंसिपल टीचर को लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर्मल रिस्पेक्ट के साथ, तो वो औपचारिक पत्र होते हैं। उसमें फॉर्मेट ऐसा रहेगा, श्रीमान प्रधानाचार्य और अपने स्कूल का नाम, अपने सिटी का नाम, सब्जेक्ट और माननीय महोदय, और उसके बाद सारा पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा और नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य और नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये औपचारिक पत्र का एक पैटर्न होता है, आपको यही पैटर्न यूज़ करना है। और इसके बाद अनौपचारिक पत्र में देखिए सिंपल ट्रिक है, अनौपचारिक जब आएगा तो वो ऐसे होगा, जैसे जन्मदिन के लिए अपनी बहन को, अपने पापा को फीस के लिए, अब वो आप किसी प्रिंसिपल या टीचर को नहीं लिख रहे हो, ठीक है, वो आप अपने रिलेटिव को लिख रहे हो, तो सिंपल वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। उसके अंदर फॉर्मेट इस तरह से रहना है, सबसे ऊपर एड्रेस, आपकी सिटी का नाम, आपका पिन कोड, डेट और जिसको लिख रहे हैं वो, और फिर सादर प्रणाम, और फिर पूरा का पूरा नीचे, और नीचे के नीचे फिर लास्ट में आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, एक चीज़ बेटा आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड ही लिखनी है, कोई भी फॉर्मेट आ जाए लेटर का इस तरफ ही रहेगा, ठीक है ना, और इस तरफ रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर भी लेफ्ट साइड और नीचे भी लेफ्ट साइड, इस तरह से आप लोगों को बनानी है।
तो ये अनौपचारिक पत्र होगा। ऐसे भी आ सकता है ग्रीष्म काश साथ बिताने के लिए मित्र को पत्र, ये भी अनौपचारिक हो जाएगा। माता जी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए, तो जो भी लेटर्स होते हैं जो हम प्रिंसिपल या टीचर को बोलते हैं वो जो है वो औपचारिक होते हैं, मतलब फॉर्मल लेटर्स, और बाकी के जो होते हैं रिलेटिव्स वगैरह के वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। निबंध लेखन है जो बहुत ईजी चीज़ है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और बना के लिखना होता है। जो भी आपके पास टॉपिक आएगा आप उसको अच्छे से बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप सब समझ आ गया होगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको फ्री के मार्क्स दिलवाएंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जितना हो सकता है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो जो चीज़ें मैंने आज करवाई हैं आपकी ग्रामर की बुक में भी होंगी ये चीज़ें, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके और अच्छे से सारी चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ रह गया हो या कुछ ना समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हिंदी में चाहे 10th 12th जिसमें भी हो उनके मार्क्स जो अच्छे बन पाएँ और ये चीज़ें कर पाएँ। दूसरी चीज़ ये है, एक जीवन परिचय होता है। जीवन परिचय बहुत ईजी होता है, आपको टीचर्स ने करवा रखा होगा, एक उसको भी पढ़ लीजिएगा। अगर ना आए समझ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फिर, ठीक है। तो होगी आज की वीडियो, और बस बाकी कोई चीज़ नहीं है। बाकी आपके चैप्टर्स रीडिंग है वो आप कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।